हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRG स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 8 का त्रैमासिक पेपर, जो कि प्रश्न पत्र कक्षा 8 का है, सेट ए। जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, उसको पहले पढ़ना है। फर्स्ट में आप देख पा रहे होंगे विद्यार्थी के नाम, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे बच्चे ने नाम लिखा अपना, तो उसी का ये पेपर है जिसका नाम है क्रांति कुमार। उसके बाद कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। महत्वपूर्ण निर्देश है, शिक्षकों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पे, आकलन शुरू करने से पहले ध्यान में रखेंगे, आकलन शुरू करने से पहले कृपया निर्देश पत्र पढ़ें एवं सरल ऐप ट्रेनिंग वीडियो देखें। यह आकलन प्रत्येक विद्यार्थियों द्वारा स्वयं किया जाएगा। कृपया कक्षा 8 के आकलन के लिए 30 प्रश्न वाली OMR शीट प्रयोग करें। ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे एक 30 प्रश्न वाली OMR शीट होगी, उसी का प्रयोग करना है। यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न दिए होंगे और जो एक प्रश्न सही होगा उस हिसाब से आपको OMR शीट पे वहाँ पे गोला करना होगा। किस प्रकार से करना है वो सब निर्देश यहाँ पे दे रखे हैं। आगे ये देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि OMR शीट केवल प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्नों के लिए ही भरी जानी है। सभी विद्यार्थियों के साथ उसका सरल ऐप उल्लिखित ID 9 अंक की साझा करें और एवं OMR शीट को भरने में सहयोग करें। तो उनको 9 अंक का कोई ID होगा, उसको साझा करना है एवं जो OMR शीट होता है उसको भरने में सहयोग करना है। विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश दे रखे हैं। आकलन के उपरांत OMR शीट में शिक्षक द्वारा दिए गए ID जो कि 9 अंक की को भरें एवं अपना लिखें। उसके बाद हर प्रश्न में जिस विकल्प को चुना गया है OMR शीट पर उसे गोले को काले बॉल पॉइंट पेन से भरें अथवा खाली छोड़ें। ध्यान में रखना है, इस प्रकार से जो गोला रहेगा उस पूरे प्रॉपर तरीके से उसको भरना होगा, तो उसी को तभी सही माना जाएगा। अदरवाइज से आपको आधा गोला भरेंगे तो वो माना नहीं जाएगा। गोले ID नंबर पर टिक, क्रॉस, स्क्रैच आदि ना करें। इस पर ना तो आपको स्क्रैच करना है, क्रॉस करना है, ना टिक करना है, ना तो स्क्रैच करना है। मतलब थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भर के छोड़ दिए, आपको पूरी तरीके से बनना है गोले को जिस प्रकार से यहाँ पे दे रखा है। आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न आपका पूछा गया था त्रैमासिक में। प्रश्न नंबर 1 है, राम डैश पढ़ रहा। तो दोस्तों ऑप्शन 4 यहाँ पे दे रखा है। पहला है क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, पेन पढ़ रहा है, आकाश या कपड़े। तो आपको जैसे पता ही चल जा रहा है, इतना आसान क्वेश्चन है। तो उसमें राम किताब पढ़ रहा है, तो हम खालिस्तान में क्या भर देंगे, किताब। बच्चे ने भी इसका ही जवाब दिया था, सही था उसका। सेकेंड हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 में पूछा जा रहा है, निम्न में सर्वनाम शब्द है। पहला ऑप्शन है अच्छा, दूसरा है करना, तीसरा ऑप्शन है उसने और चौथा है सुंदर। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो सर्वनाम होते हैं, हमारे 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 6 प्रकार होती है। और सर्वनाम के प्रकार 6 होते हैं, इनकी संख्या होती है 11। अगर संख्या की बात करता है तो 11 होता है। और इसमें जो उसने शब्द आया है ये आपका सर्वनाम होता है। सर्वनाम की जो परिभाषा होती है वो आपको पता है, संज्ञा के बदले में बोले जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा क्या होता है, संज्ञा या इंग्लिश में न कहते हैं नाउन। तो संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति या नाम को संज्ञा कहते हैं। तो उसी के जैसे के तौर पे देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे राम, श्याम, पहाड़, नदी, तालाब। दोस्तों ये सब क्या है, आपके संज्ञा। कुर्सी, मेज, किताब, ये सब क्या कहलाती है, सब संज्ञा कहलाती है। अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड यहाँ पे वही हो जाएगा आपका जिसके नाम होते हैं, उसको आप नाउन कहेंगे। जबकि आपका सर्वनाम जो होता है वो संज्ञा के स्थान पे बोले जाते हैं, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। और आपको पता है सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं और उनकी संख्या 11 होती है, जिसमें से एक आपका यहाँ पे दे रखा है। इसलिए ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। और बच्चे ने भी C ऑप्शन किया था, इसलिए उसका 1 नंबर यहाँ पे पक्का होता है। प्रश्न नंबर 3 है, पावक संत का संधि विच्छेद कीजिए। पहला ऑप्शन है पा प्लस वक। दूसरा शब्द है पौधन, पौ जमा अक, या पाव प्लस का या पा प्लस वक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही है, पौ प्लस अक।
और बच्चे ने इसका आंसर ए किया था, इसलिए इसका गलत हो जाता है। और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, पौ प्लस अक। इसको पावक का जो संधि विच्छेद होता है पौ प्लस अक होता है पावक, ठीक है। अगर इसी में आपको पूछ लिया जाएगा पवन का संधि विच्छेद, तो आप बताएंगे पो प्लस अन पवन, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा पो प्लस अन पवन। ओ की मात्रा यहाँ पे रहेगी सिर्फ सिंगल। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अतिरिक्त में उपयुक्त उपसर्ग है। तो फॉर फ्रेंड, जो आपका उपसर्ग होता है आपको पता है, जो हमारा मूल शब्द होता है, मूल शब्द के आगे जुड़ करके उससे शब्द का अर्थ चेंज कर देता है, उसे हम उपसर्ग करते हैं। जबकि प्रत्यय जो होता है मूल शब्द के पीछे जुड़ करके उससे शब्द के अर्थ को चेंज कर दे, उससे हम क्या कहेंगे, प्रत्यय बोलेंगे। फिलहाल यहाँ पे उपसर्ग पूछा जा रहा है, तो मूल शब्द में अगर कोई आगे की तरफ उसमें कोई शब्द जुड़ जाता है तो उसके अर्थ को बदल देता है, उसको हम बोलते हैं उपसर्ग। अब यहाँ पे अतिरिक्त में अगर देखेंगे तो यहाँ पे रिक्त शब्द था, ये रिक्त शब्द था, उससे पहले क्या जुटा था, इसमें अति शब्द जुड़ गया था, इसलिए क्या बना था, अति प्लस रिक्त। तो यही आपका क्या कहलाता है, उपसर्ग। कि किसी मूल शब्द में अगर हम उपसर्ग जोड़ देते हैं तो वो क्या करता है, उस शब्द के अर्थ को ही चेंज कर देता है। रिक्त मतलब आपको पता है खाली स्थान, अतिरिक्त का मतलब ज़्यादा, कोई संख्या में से एक संख्या बच गई तो उसको बोला गया अतिरिक्त। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बच्चे ने अंत लगाया था इसलिए उसका गलत हो जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, यहाँ पे गणित के प्रश्न कुछ सॉल्व करने हैं आपको। इसमें से पहला प्रश्न है 1/3 प्लस 3/4। तो आपको दोस्तों पता है इसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं 4 और 3 का। तो 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। एलसीएम नहीं लेने आता इस प्रकार ले लीजिएगा। सो एलसीएम में क्या करते हैं, हम दो अभाज्य संख्याओं से गुणा करते हैं। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी हमारी क्या होती है, 2 होती है। 2 को काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 2 दूना 4। फिर उसके बाद 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 2 एक नम 2। जब तक काटना है जब तक एक नम बन जाए। फिर 3 से काटेंगे, 3 एक नम 3, 3 एक नम 3। जब यहाँ पे पूरा बच जाएगा तो क्या करेंगे, अब ये संख्याएँ होती हैं 2 और 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 दूना 4, 4 3 12, यानी कि 12 इसका आ गया। इस प्रकार से हमने एलसीएम निकाल लिया 1/3 माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 प्लस का 3/4, इसका एलसीएम हो गया 12। अब हम क्या करते हैं, इस संख्या से 12 में डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाता है 4, 3 चौको 12, जितनी बार जाएगा उतनी ऊपर संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 बार गया तो 4 एक नम 4, प्लस का साइन है, प्लस का साइन निकाल देंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, कितना हो जाता है 4 3 12 3, और ऊपर संख्या कितनी है 3, 3 को 3 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 3 का 9। अब ऊपर हमारा कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेना है, 9 4 कितना होता है 13, अब नीचे कितना हो जाएगा 12। तो हमारा आंसर कितना आएगा 13/12। ऑप्शन नंबर चेक करते हैं किसमें है, देखेंगे 13/12 ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जबकि बच्चे ने इसका आंसर क्या किया था, पहला किया था, इसलिए उसका गलत हो जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, इसमें भी वही प्रोसेस करना है। 1/3 है, साइन माइनस का 3/4। पहले हमको एलसीएम लेना है, 4 3 12 सेम एलसीएम आएगा। 3 को काटना है 4 से, तो 4 एक नम 4 माइनस का, और यहाँ पे बुक काट देंगे 4 3 12, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा। 3 को हम काटेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा 4 आएगा, तो 4 एक नम 4 हो जाएगा, माइनस 4 को 3 12 में डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, 3 बचा, 3 के 3 में गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, माइनस का 5 आएगा 5/12। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे माइनस का 5/12, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। अगर इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है तो हो सकता है आपका यहाँ पे प्लस हो, बीच में प्रश्न में हो सकता है प्लस हो। एक बार करके हम देख लेते हैं, क्वेश्चन हो सकता है गलत हो सकता है। तो 1/3 अगर हम कर दें, माइनस का 3/4 कर दें, प्लस का 4/3/4 कर देंगे। फिलहाल तो तब भी हमारा जो एलसीएम होगा 12 आएगा, तो नीचे तो कोई ऑप्शन नहीं 12 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे किया क्या गया है, प्रश्न के हिसाब से देखा जाएगा। प्रश्न को हम छोड़ देते हैं यहाँ पे, क्योंकि कोई ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है।
बिल्कुल कोई ऑप्शन आपको यहाँ पे मैच नहीं करेगा। अगर आप 1/3 ले लिया, 3/4 ले लीजिए, तो नीचे हमारा 12 ही आना है एलसीएम लेकर के। ऊपर आपका 4 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाए, तब भी आप घटाएंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, घटाएंगे माइनस का 5/12 ही आएगा। फिलहाल इसका कोई क्वेश्चन गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 225 मीटर स्क्वायर है, खेत की प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। वर्गाकार की बात करता है, आपको पता है फ्रेंड्स, ये प्रकार से आपका वर्ग होता है, ठीक है। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। एक वर्गाकार का क्षेत्रफल कितना दे रखा हमें, इस पूरे अंदर का जो क्षेत्रफल है वो हमें दे रखा है 225 मीटर स्क्वायर। अब 225 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल दे रखा है। खेत की प्रत्येक भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो आपको पता है अगर ये भुजा ए हो गया, ये भी ए हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो भुजा गुणे भुजा, यदि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर कर देंगे। तो क्षेत्रफल में ऑलरेडी दे रखा है 225 और भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं भुजा को ए माना, ए का स्क्वायर बराबर 225। अगर यहाँ से हम 2 हटाएंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा 225। अब इसका एलसीएम हमको लेना है 225 का, हम करके देखेंगे। 5 से काट दीजिए, 5 चौको 20 और 5 पच्चे 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 9 45। उसके बाद आप काट देंगे किससे, 3 से, फिर 3 से काट देंगे, 3 का 9 3, तो 3 3 का 9, 5 पच्चे, आपको यहाँ से एक ले लीजिए 5 बाहर और एक यहाँ से 3 ले लीजिए, क्योंकि जब भी आपको एलसीएम लेना होता है, अंडर रूट निकालना होता है, तो इसमें से एक जोड़ा निकालना होता है, इसमें से एक जोड़ा निकालना होता है। एक जोड़े में से 5 हमने यहाँ ले लिया और एक यहाँ पे, अब 5 को 3 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो आपका अंडर रूट का जो 225 होता है, किसका होता है, 15 का स्क्वायर होता है। ये बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। तो एक भुजा का मान हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 मीटर होगा दोस्तों, ठीक है। तो 15 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 15 सेंटीमीटर भी दे रखा है और 12 मीटर और 12 मीटर। फिलहाल ये भी प्रश्न आपका गलत है अगर देखा जाए, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे हमारा जो आंसर है, ये क्षेत्रफल दे रखा था मीटर स्क्वायर में, तो हमारा भुजा भी मीटर में ही आएगा। और 225 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है, आपको पता है, ठीक है। इसलिए 15 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा, ना कि सेंटीमीटर। इस हिसाब से आप क्वेश्चन नंबर 3 पे तो जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो उसको क्या कर लीजिए, मीटर में चेंज कर लीजिए, तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। या तो इस 12 को यहाँ पे 15 बना लीजिए, तब भी ये सही हो सकता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है, तो किसी भी ऑप्शन को चेंज करके बनाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है परिमेय संख्या कैसे कहते हैं, जो p/q की फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0, q का मान क्या हो, 0 ना हो, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। तो दोस्तों इसमें से कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि परिमेय संख्या ना हो। 22/7 और 7 का मान 0 नहीं होता है, तो ये आपकी परिमेय संख्या है। और अगर हम 0.333 को करें, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 1000 में जो भी है जितनी संख्या है, 3 संख्या है, 4 संख्या है, तो 4 जीरो बढ़ जाएंगी आपकी। इस प्रकार से 333/1 आपका 10,000 हो जाएगा। तो ये भी परिमेय संख्या में हो जाएगा। अगर हम 0.67 को भी इंटरचेंज करें, दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 67/100 ये भी परिमेय संख्या है। इसलिए कह सकते हैं हम इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 22/7 आपका ये भी परिमेय संख्या होती है। हाँ, अगर ये पाई अगर होता है तो ये क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता, ठीक है। तो अगर पाई यहाँ पे मान दिया रखा था, पाई होता तो जरूर आपका जाहिर सी बात है वो अपरिमेय हो जाता है, लेकिन पाई नहीं दे रखा, वो सीधे मान दे रखा है, ये बोला भी नहीं है कि पाई का मान है, इसलिए आपका परिमेय संख्या है, इसमें से तीनों है और कौन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, चूजेज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ से आपको करेक्ट सेंटेंस को चॉइस करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो सही होगा उसी को आपको अपने ओमार शीट में भरना होगा। पहला प्रश्न है, ही गुड बॉय इज अ,
पहली बात ये गलत हो गया दोस्तों, इसका क्या होता है सही, ही इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, ही इज़ अ गुड बॉय, इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाता है। सेकंड अगर बात करते हैं तो सेकंड में पूछ रहा है आई एप्पल्स लाइक। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। आई लाइक एप्पल्स होते हैं, मुझे सेब पसंद है, तो लाइक बीच में रहेगा, एप्पल बाद में रहेगा, इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। थर्ड देखते हैं माई नेम इज़ मोहन, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, माई नेम इज़ मोहन है। और व्हाट नेम इज़ योर, जबकि आपको पता है व्हाट इज़ योर नेम, इसका अगर करेक्ट सेंटेंस बनाया तो हमारा क्या बनेगा, व्हाट इज़ योर नेम। तो ये भी गलत हो गया, आपका बी भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि विच वर्ड इज़ अ नाउन फ्रॉम दी फॉलोइंग। आपको पता है नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है फ्रेंड्स, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। तो अगर नेमिंग वर्ड है तो इसके नाम रहेंगे, जैसे नाम है किसी स्थान, वस्तु, स्थान या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो नाम हो गया राधा, यह भी आपका नाउन है। विच वर्ड इज़ अ नाउन फ्रॉम दी फॉलोइंग। सेकंड है ताजमहल, किसी वस्तु स्थान के नाम को, स्थान हो गया ताजमहल, किसी वस्तु का बात नाम हो गया, या किसी बिल्डिंग का नाम हो गया। मोबाइल ये आपका वस्तु हो गया, ये भी आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। राधा भी आपका नाउन है, ताजमहल भी आपका नाउन है, और मोबाइल भी नाउन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। प्रश्न नंबर 11 है फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन का चयन करते हुए यहाँ पे जो खाली स्थान है उसको भरना होगा। तो पहला क्या है, वर्ब इज डैश वर्ड। तो दोस्तों वर्ब हमारा क्या होता है, क्रिया जो क्या होती है, यहाँ पे कौन सा क्रिया है, क्रिया की बात की गई है। पहला है गुड, सेकंड है कनेक्टिंग, दूसरा एक्शन, और तीसरा है प्रीफिक्स। तो दोस्तों को पता है जो वर्ब होता है हमारा क्या होता है, एक कनेक्टिंग वर्ब होता है। कनेक्टिंग यानी कि जोड़ने का कार्य करता है, जो हमारा वर्ब होता है वो कनेक्टिंग वर्ड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और हम यहाँ पे कनेक्टिंग लिख देंगे खाली स्थान में। प्रश्न नंबर 12 है विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव। यहाँ पूछा गया कि कौन सा वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो आपको पता है पहला ऑप्शन है फ्लावर, सेकंड है बर्ड, थर्ड है ब्लीक, और चौथा है स्नेक। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बच्चे ने भी ऑप्शन इसका सही किया है। और ब्लीक कहेंगे इसको, ये हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे भी आपके एग्ज़ाम में आया तो इम्पोर्टेंट ही है। और पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति, यहाँ प्रथम व्यक्ति की बात की गया है, यानी कि पूरे विश्व में सबसे पहले कौन पहुंचे थे। तो आपको ध्यान में रखना है, पहला ऑप्शन है यहाँ पे कल्पना चावला, दूसरा ऑप्शन है यूरी गार्गिन, तीसरा ऑप्शन है राकेश शर्मा, और चौथा ऑप्शन है आर्यभट्ट। दोस्तों जैसे यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है, वो चारों लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है पहली भारतीय मूल की महिला जो थी वो अंतरिक्ष में जाने वाली वो कल्पना चावला थी, लेकिन ये जब रिटर्न हो रही थी तो इनका जहाज़ क्रैश हो जाता है और इनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है, ये पृथ्वी पर रिटर्न नहीं हो पाती हैं। सेकंड यहाँ पूछा गया है कि यूरी गार्गिन, तो ये ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यूरी गार्गिन ही सबसे पहले अंतरिक्ष में पहुँचने वाले व्यक्ति थे। तीसरा जो प्रश्न है इसमें तीसरा ऑप्शन दे रखा है राकेश शर्मा की बात की गई, तो कैप्टन राकेश शर्मा भी अंतरिक्ष में गए थे, लेकिन ये प्रथम भारतीय थे। अगर पूछा जाता है प्रथम भारतीय जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले कौन थे, तो आपको बताना है राकेश शर्मा। बच्चे ने राकेश शर्मा ऑप्शन किया था, इसलिए उसका गलत हो जाता है। और राकेश शर्मा अगर आपसे पूछता प्रश्न में कि प्रथम भारतीय कौन थे, तो आपका ये सही होता है, अदरवाइज ये गलत है। और सबसे पहले पहुँचने वाले आपको पता है यूरी गार्गिन। और प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर हम चौथे की अगर बात कर लेते हैं, तो चौथे में आपको पता है आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी, जो हम जीरो की बात करते हैं, जीरो को खोज करने वाले आर्यभट्ट हैं। और सबसे पहले भारत का जो उपग्रह था आर्यभट्ट 1975 में छोड़ा गया था अंतरिक्ष में, उसका नाम भी था क्या दोस्तों, आर्यभट्ट था। तो आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी। भारत का सबसे पहला उपग्रह जो अंतरिक्ष में भेजा गया था उसका नाम भी आर्यभट्ट था। आपको पता है राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति थे, कैप्टन राकेश शर्मा इनका नाम है। यूरी गार्गिन ये विश्व में सबसे पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे। कल्पना चावला प्रथम भारतीय मूल की महिला थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी। सबसे अधिक समय हमारे पूछता है अंतरिक्ष में कौन सी महिला व्यतीत की थी, तो आपको पता है सुनीता विलियम्स है जो कि भारतीय मूल की थी, नासा द्वारा गई थी, और लगभग इन्होंने शायद
6-7 महीने तक वहाँ पे, 6 महीने शायद वहाँ पे रही थी अंतरिक्ष में। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 14 में पूछ रहा है कि ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत। पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा है जल, तीसरा है सूर्य और चौथा है पवन। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जल जो है, ये सब क्या है, जल, सूर्य और ये पवन, ये क्या होते हैं सब दोस्तों, ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। क्यों होते हैं? अनवीकरणीय और नवीकरणीय में क्या अंतर होता है? नवीकरणीय उसे कहते हैं जिसका उपयोग अगर करते हैं तो पुनः उसका उपयोग हम कर सकते हैं, उसको हम नवीकरण दें। सूर्य आपको देखते होंगे डेली आपका उगता है, डेली आपका अस्त होता है, तो आपको उतना ही ऊर्जा देता है डेली के, इसका ऊर्जा कभी खत्म नहीं होता है। पवन आपकी डेली चलती है, फिर से उसको हम फिर से पवन बहने लगती है, इस प्रकार से पवन खत्म नहीं होती। लेकिन आप क्या कोयला को अगर जलाएंगे तो उसको दोबारा फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं? कोयले को आप जलाइए, कोयले को जैसे जलाएंगे तो राख हो जाएगा, राख अब खत्म हो गया, क्या राख को फिर से जला के उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यदि उसको नहीं कर सकते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन तेल है, CNG गैस, LPG गैस, ये सब क्या है? लकड़ी है। ये सब दोस्तों क्या होते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। जबकि हमारा जल है, सूर्य है, पवन है, ये सब क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। और आपका सौर सेल भी है, ये भी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहलाता है। सौर सेल, सोलर पावर, सौर ऊर्जा इसे को कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जैसे आपको पता अनवीकरणीय कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बच्चे ने पहले इसको लगाया था, सूर्य को लगाया था, फिर काट करके ये लगाया इसने, इसलिए उसका सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 15 है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर हॉवर्ड माइक, दूसरा है आर्यभट्ट, तीसरा है डॉक्टर विक्रम भाई सारा और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, डॉक्टर विक्रम भाई सारा। ये भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यदि हम बात कर लेते हैं आर्यभट्ट के बारे में, हमने बता दिया था 1975 में प्रथम उपग्रह जिसका नाम था आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक की, तो एक बार एक कहानी इसमें है प्रचलित। जब स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन के लिए भी जाते हैं 1893 में, तो 1893 में वो शिकागो सम्मेलन जो अमेरिका में हो रहा होता है वहाँ पे जाते हैं। उसी जहाज़ पे विक्रम भाई साराभाई थे। तो वो जाते हैं कुछ टेक्नोलॉजी लेने के लिए विदेश में जाते हैं कहीं पे। तो फिलहाल वहाँ पे इनसे मुलाकात होती है स्वामी विवेकानंद से, और स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि क्यों ना वो जो टेक्नोलॉजी है उस देश में लाकर हम भारत में स्थापित करें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए विक्रम साराभाई ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के स्थापना की, और इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 16 है एक इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। दोस्तों को पता है एक नाभिक होता है, ठीक है। प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन में 3 कण होते हैं। एक नाभिक में हमारा क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं? बीच साइड में कक्षाएं रहती हैं, उन कक्षाओं में क्या करते हैं? मूव चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार से उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? मूवमेंट करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और नाभिक में हमारा क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में पाए जाते हैं। एक पॉइंट और याद रखना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? सेम होती है। जितना भी एक परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतने ही प्रोटॉन रहते हैं। और ध्यान में रखना है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि न्यूट्रॉन हमारा उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, और इसकी संख्या बढ़ या घट सकती है। तो 3 बातें हमने बताई। नाभिक में क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन होते हैं कक्षाओं में घूमते रहते हैं। सेकंड हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। ये उदासीन रहते हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या किसी परमाणु में समान रहती है, जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही प्रोटॉन रहेंगे, जबकि न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो बढ़ या घट सकती है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो हमने बता दिया ऋण आवेश होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आप बी पे जा सकते हैं, बी बिल्कुल सही है आपका।
जबकि उदासीन आपका नहीं होता है, उदासीन न्यूट्रॉन होता है और धनात्मक क्या होता है, प्रोटॉन होता है। प्रश्न नंबर 17 में कह रहा है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। आपको पता है 1H1, 1H2 और 1H3। इसके बोलते हैं कि आपको प्रोटियम, सेकंड होता है ड्यूट्रियम और थर्ड होता है ट्राइटियम। इसमें पूछ रहा है कि में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर एक रहेगी, प्रोटॉनों की संख्या भी एक रहेगी, जबकि न्यूट्रॉन आपके चेंज होते रहेंगे। तो सब में क्या होता है, सब में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब में एक प्रोटॉन होते हैं। पहले वाले में न्यूट्रॉन होता भी नहीं है। सेकंड में आपके एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। थर्ड में देखेंगे तो आपको एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहेगा। तो इस प्रकार से सब में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका ये बिल्कुल सही है। बच्चे ने 2 लगाया तो इसलिए उसका गलत हो जाता है। लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। तो दोस्तों कभी भी ऑक्सीजन की संयोजकता पूछे तो ऑक्सीजन पे संयोजकता जो होती है 2 होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है और बच्चे ने भी सही ऑप्शन लगाया है। इसी के साथ ये आपका जो त्रैमासिक पेपर था उसके सभी प्रश्नों को यहाँ पे हल कराया गया। आशा करते हैं सभी प्रश्न आपके यहाँ पे जितने प्रश्न थे सभी आपके यहाँ मैच हुए होंगे। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।